हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जब हमने सीजीपीएससी मेंस के लिए सोशियोलॉजी की पेड वीडियो सीरीज चालू की थी, उसमें हमने पहले वीडियो में समाज टॉपिक को समझा था कि समाज होता क्या है, समाज की विशेषता क्या होती है। ये सब हमने पहली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम सामाजिकरण के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सामाजिकरण जो है आपके पेपर की दृष्टि से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, चाहे वो 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 8 नंबर हो, हर तरीके के क्वेश्चन में यहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये टॉपिक से यानी पेपर में प्रश्न आने की संभावना बेहद ज्यादा है। और ये आपके पेड वीडियो की सीरीज के लिए लास्ट डेमो वीडियो होगा। इसके बाद अगर आपको इस सोशियोलॉजी क्लास ज्वाइन करनी है तो उसकी डिटेल मैंने कमेंट बॉक्स में दे दी है। आप वहां जाकर उस डिटेल को फॉलो करते हुए क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं हम आज का टॉपिक। समाजीकरण या सोशलाइजेशन क्या होता है? तो आपको पता है, मनुष्य जो होता है या कोई भी व्यक्ति जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है। और व्यक्ति जो है जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ समाज से कोई ना कोई चीजें जो रहती वो सीखता रहता है। तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति समाज से जो भी चीजों को सीखता है और उन चीजों को सीखकर अपने आप को उसके अनुरूप ढालता है, यानी अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया होती है। कोई भी व्यक्ति जो समाज से सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है और उस सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करके उसके अनुरूप आचरण करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। यानी समाजीकरण सिंपल शब्दों में एक सीखने की प्रक्रिया होती। कोई भी व्यक्ति समाज से जो भी चीजों को सीखता है वो उसके समाजीकरण का भाग होता है। तो देख लेते हैं, समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है और उसके अनुरूप अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। तो आपको पता है कि व्यक्ति जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक अलग अलग अवस्थाओं में समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। यानी हर अवस्था में इस व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता रहता है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, समाजीकरण के स्तर क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, या समाजीकरण की अवस्था क्या है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर यही लिखना है। तो क्या है? समाजीकरण की जो है टोटल 7 अवस्था मानी जाती है। सबसे पहली अवस्था होती है मौखिक अवस्था, जिसे ओरल स्टेज भी कहा जाता है। मौखिक अवस्था क्या होती है? देखिए, जब कोई भी बच्चा का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म होते ही उसको चीजों को तो पता नहीं होता। वो अपनी चीजों के लिए, अपने जो भी चीजों की उसको जरूरत है उसके लिए वो बोल तो नहीं पाता, क्योंकि वो बोलना सीखा ही नहीं रहता। तो बच्चा जैसे ही जन्म होता है, क्योंकि माता के पेट में, गर्भ में उसको जो है जो भी चीजों की जरूरत है, जैसे उसको भोजन की जरूरत है तो उसको आसानी से वो चीजें मिलते रहती हैं। उसको कहीं उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती भोजन लेने के लिए। उसको पेट गर्भ के माध्यम से वो भोजन उसको लगातार मिलता ही रहता है। तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, गर्भ से बाहर निकलता है, सबसे पहले उसके सामने चुनौती रहती है खुले वातावरण में सांस लेने की। पहले तो वो जो रहता है वो गर्भ के अंदर रहता है, अब बाहर आता है तो सबसे पहले चुनौती क्या रहती है? खुले वातावरण में वो सांस ले। तो वो धीरे धीरे उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। उसका बॉडी जो रहता है उसके अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करता है और सांस लेना प्रारंभ करता है। उसके बाद उसको थोड़ी पता रहता है कि उसको भोजन कैसे मिलेगा, तो उसको गॉड गिफ्ट रहता है कि वो रोने की प्रक्रिया उसको पहले से पता होती है। तो वो क्या करता है? रोने लगता है। ठीक है, रोने लगता है तो देखते जैसे ही वो रोने लगता है तो उसको माता दूध पिलाने लगती है। तो उसको धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उसको अपनी चीजों को की पूर्ति के लिए उसको जो प्रतिक्रिया देनी है वो या तो रो के दे सकता है या अपने हाव भाव को दिखाकर दे सकता है। तो वो रोने लगता है तो उसकी जरूरतें पूरा होने लगती है। तो धीरे धीरे वो ये समझ जाता है कि मेरे को अपना भोजन पाने के लिए या कुछ अपनी परेशानियों को बताने के लिए रोना पड़ेगा। यानी वो यहां से वो चीजें सीखने लगता है। तो मौखिक अवस्था, बच्चे के पैदा होने से आप 1.5 से 2 साल तक की अवस्था को मौखिक अवस्था बोल सकते हैं, जिसमें बच्चा जो रहता है सबसे पहले यही काम रहता है अपने भोजन के लिए जो उसके सामने चुनौती रहती है उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए वो रोना सीखता है, अपने हाव भाव के माध्यम से अपनी परेशानियों को बताना सीखता है। तो वो ही अवस्था होती है मौखिक अवस्था।
इसके बाद आती है शौच अवस्था, जिसे एनल स्टेज भी कहा जाता है। शौच अवस्था 2 से 4 वर्ष के आसपास के बीच में होती है। शौच अवस्था क्या है? जब बच्चा अपने आप चलने में सक्षम हो जाता है, ठीक है, तो चलने में सक्षम हो जाता है तो पहले तो वो अपना जो भी उसको, चाहे वो आप बोल लीजिए बाथरूम करना हो, यानी उसको सुसु जाना हो या वो पोटी करना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए वो क्या करेगा? शौच करना हो तो वो किसके लिए? अपनी माता के ऊपर डिपेंड रहता है, या अपना जो है अपने जो कपड़े पहने रहेगा वो उसी में उन चीजों को कर लेता है। शौच अपनी उसी चीजों में कर लेता है। लेकिन यहां पर शौच अवस्था जब आती है तो शौच अवस्था में क्या होता है? माता उसको सिखाती है कि आपको शौच करने के लिए टॉयलेट में जाकर आपको करना है। यानी ये अवस्था ऐसी रहती है जिस अवस्था में जो माता का काम रहता है वो बढ़ जाता है, और माता अब बच्चों के लिए पहली गाइड बनती है, पहली मेंटोर बनती है, और वो बच्चों को बताने लगती है कि वो उसको जो है अपनी जो दैनिक काम है उसको कैसे करना है, और उसको शौच करने के लिए कहां जाना है? बाथरूम जाना है। तो यानी माता अपने बच्चों को शौच करना सिखाती है इस अवस्था में। तो 2 से 4 साल की अवस्था रहती है जिसमें बच्चा जो है वो सीख जाता है कि उसको टॉयलेट करने के लिए कहां पे जाना है। क्लियर? अगली अवस्था रहती है इडिपल या तादात्म्यकरण की अवस्था, जिसे आइडेंटिफिकेशन स्टेज भी कहा जाता है। ये अवस्था आप बोल सकते हो कि ये 4 साल से लगभग 12 साल के आसपास की अवस्था जो है इडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था होती है। ठीक है, इसमें ये अवस्था में क्या होता है? ये आप देखिए यहाँ पर जो एज ग्रुप है ना, वो हर समय के लिए हर जो समाजशास्त्री ने इस एज ग्रुप को अलग अलग बताया है। तो आप इसके लिए एज ग्रुप ना लिखकर आप ये अवस्था मान सकते हैं कि इडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा लिंग भेद करना सीखता है। लिंग भेद करना सीखता है यानी वो अपने लिंग के प्रति जागरूक होता है कि वो उसकी पुरुष किसको मानते हैं, महिला किसको मानते हैं। तो ये लिंग भेद करना की अवस्था जो होती है उसी को इडिपल या तादात्म्यकरण अवस्था कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा रहता है वो लिंग भेद करना सीखता है, तो वो अपने से दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित होना भी इसी समय सीखता है। जैसे आप इस समय देखेंगे, जो अधिकतर आप यही समाज में देखेंगे कि जो लड़का होता है वो अपनी माता के प्रति, क्योंकि वो दूसरे लिंग के, तो उसके प्रति आकर्षित जल्दी होता है और उससे ज्यादा अपनी चीजों को शेयर करना प्रारंभ करता है। जबकि जो महिला रहती है यानी लड़की रहती है, बालिका रहती है, वो अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है, उनसे उसका ज्यादा लगाव, यानी लड़की का लगाव पिता से ज्यादा होता है, जबकि लड़के का लगाव अपनी माता से ज्यादा होता है। तो ये वही अवस्था होती है जिसमें कोई भी बच्चा जो रहता है वो लिंग भेद करना सीखता है और अपने से दूसरे लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना चालू होता है। तो इसी अवस्था को इडिपल या तादात्म्यकरण की अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था वो अवस्था होती है जिसमें जो बच्चा रहते हैं 12 साल से 18 साल के बीच, आप इसको मान सकते हैं। ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो बच्चा रहता है वो अपने माता पिता के नियंत्रण से बाहर जाने की कोशिश करता है। यानी अब उसको माता पिता जो नियंत्रण में उसको रखते थे उसको तोड़ के बाहर जाने की कोशिश करने की अवस्था होती है। इसमें जो रहता है बच्चे के ऊपर बहुत बोझ पड़ने लगता है, क्योंकि अब उसको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है कि उसको भविष्य में करना क्या है। क्या उसको पढ़ाई किस विषय की करनी है आगे चलकर, उसको वो डिसाइड करना पड़ता है। उसको आगे चलकर बिजनेस करना है, जॉब करना है, क्या करना है। ये वही वाली अवस्था है किशोरावस्था। यानी इसमें माता पिता के नियंत्रण से बाहर निकलकर आप बोल सकते हैं कि जो बच्चा रहता है वो माता पिता के नियंत्रण में इस समय रहना पसंद नहीं करता, उससे नियंत्रण से बाहर जाकर काम करने की कोशिश करने लगता है। और ये अवस्था में उस बच्चे के ऊपर जो रहता है कई सारे चीजें बोझ आते हैं कि वो, जैसे कि आप बोल सकते हैं, उसको आगे चलकर अपना भविष्य किस क्षेत्र में बनाना है, वो सब भी डिसीजन इसी अवस्था में लेना पड़ता है। अगला देखते हैं युवावस्था। अब युवावस्था वो अवस्था होती है जिसमें कोई जो लड़का या लड़की रहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको मतलब आगे चलकर किससे शादी करनी है। ठीक है, यानी किशोरावस्था में उसकी शादी होगी, यानी अपने जो जीवन आप बोल सकते हैं लाइफ पार्टनर है उसका चुनाव करने की प्रक्रिया युवावस्था के दौरान होती है। उसका विवाह जो होता है वो इसी अवस्था के दौरान होता है। उसकी जो जॉब लगती है, वो व्यवसाय प्रारंभ करता है, वो इसी अवस्था में करता है। यानी ये वो अवस्था है जिसमें किसी भी लड़का या लड़की की विवाह होता है, उसके ऊपर जो रहती है जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, या उसके ऊपर आप बोल सकते हैं जो व्यवसाय करेगा उसकी जिम्मेदारी आती है। तो ये अवस्था में व्यक्ति अपने आप को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहता है और साथ ही साथ उसके विवाह की पद्धति भी या विवाह का संस्कार भी इसी समय होता है। आगे देखते हैं प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था में क्या होता है?
ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति रहता है, जो जिसने विवाह किया, अब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब उस बच्चे पैदा होने के बाद उन बच्चों को पढ़ाना, उनको आगे चलकर विवाह करना, ये सब जिम्मेदारी यहाँ पर प्रौढ़ावस्था में किसी भी व्यक्ति के समक्ष आती है। यानी जो जो अवस्था जितनी बढ़ती जाती है उतनी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है, क्योंकि नई नई चीजों को, नए नए पदों को ग्रहण करता जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती है। जैसे वो पहले वो खुद बच्चा था, बच्चे से यहाँ पर उसकी आके किशोरावस्था में आप देखिए वो दूसरी यहाँ पर उसने अपने जीवन पार्टनर को चुनने का विचार बनाया होगा, जो जाकर युवावस्था में पूरा हुआ होगा, वो विवाह करेगा। विवाह करने के बाद प्रौढ़ावस्था में आएगा तो उसके बच्चे होंगे। बच्चे होने के बाद अब उनकी शिक्षा दीक्षा, उनको आगे उनका विवाह करना, तो धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। तो प्रौढ़ावस्था में अब वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएगा, उनका आगे चलकर विवाह करेगा, तो नई नई जिम्मेदारी आएगी। अब देखिए, जो पहले वो जॉब कर रहा होगा छोटे पद में होगा, अब प्रौढ़ावस्था में आने तक वो अपने आप को ऊंचे पद में पाएगा, उससे नीचे भी और लोग आ जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। और आखिरी अवस्था होती है वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था में और जिम्मेदारी आ जाएगी। अब जो यहाँ पर उसके बच्चे हुए थे, अब उसके बच्चों का विवाह हो जाएगा। अब बच्चों का विवाह होगा तो वो ससुर सास जो भी है वो बनेंगे, ठीक है, उनके भी दामाद आएंगे, ठीक है, या उनकी बहू आएगी, वो जिम्मेदारी होगी, वो दादा दादी बनेंगे, वो सब जिम्मेदारियां भी इस अवस्था में आती है। तो जीवन आप देखिए, पैदा होने से उसका वृद्धावस्था तक जाने तक समय समय पर उसको अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है, और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए जैसे जैसे उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, वो उन जिम्मेदारियों को निभाने की चीज प्रक्रियाओं को सीखता है, और समय के अनुरूप वो जो रहता है शुरू से लेकर अंत तक कुछ ना कुछ चीजों को सीखते हुए ही रहता है, और अंत में उसकी मृत्यु होती है। यानी सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। जो भी मानव जिसका जन्म हुआ है, वो जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक कुछ ना कुछ चीजों को समाज से सीखता रहता है, समाज में विभिन्न पदों पर बैठता है, समाज की विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाता है, और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो जिन चीजों को सीखता है, जिन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, समाजीकरण की जो आप बोल सकते हो, समाजीकरण के साथ साथ कुछ और अवधारणाएं भी हैं। जैसे कि समाजीकरण के साथ कुछ और अवधारणा, जैसे नकारात्मक समाजीकरण। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छी ही चीजों को सीखेगा, वो समाज से बुरी चीजों को भी सीख सकता है। जैसे कि चोरी करना, वो सीख सकता है, ठीक है, क्लास को बंक मारना, क्लास को छोड़ के, कक्षा को बीच से छोड़कर भाग जाना, ठीक है, ये सब चीजें, झूठ बोलना, तो ये सब चीजें जो होती है वो समाज से अच्छी के साथ साथ बुरी चीजों को भी सीखता है। तो कोई व्यक्ति जब समाज की बुरी चीजों को सीख लेता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, या आप बोल सकते हो निगेटिव सोशलाइजेशन। तो नकारात्मक समाजीकरण क्या है? जब व्यक्ति समाज से बुरी चीजों को सीखता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, क्लास को बंक मारना, कुछ भी चीजों को सीख रहा है, तो वो उसका नकारात्मक समाजीकरण कहलाएगा। अगला होता है विसमाजीकरण। विसमाजीकरण क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक समाजीकरण सीख लेता है, यानी कि कोई व्यक्ति क्लास को बंक मारना सीख लेता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलना सीख लेता है, या कोई व्यक्ति चोरी करना सीख लेता है, तो समाज में कई ऐसी संस्थाएं स्थापित है जो उसको ये काम करने से रोकती है, और अगर वो गलत काम करता है तो उसको दंड देती है। जैसे अगर कोई चोरी करेगा तो न्यायालय के माध्यम से, कानून के माध्यम से उसको दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति क्लास बंक मारेगा तो उसके टीचर घर में कंप्लेन करेंगे, तो घर परिवार उसको उस चीज को करने से रोकेगा, उसको दंड देगा। तो ये आपका विसमाजीकरण क्या है? कोई व्यक्ति जब नकारात्मक चीजों को सीख लेता है, गलत चीजों को सीख लेता है, तो विसमाजीकरण की प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति जो नकारात्मक चीज किया है उसके दिमाग से उन चीजों को निकाल कर, जो उसने गलती की उसको सुधारने का काम करवाना विसमाजीकरण है। यानी नकारात्मक समाजीकरण क्या है? नकारात्मक समाजीकरण वो चीज है जब व्यक्ति गलत चीजों को सीख लेता है, और जब व्यक्ति गलत चीजों को सीख लेता है तो उसके दिमाग से गलत चीजों को निकालना विसमाजीकरण है। यानी कानून के माध्यम से उसको दंड देना। कानून आपको 6 साल की सजा दे रहा है किसी काम के लिए, मान लेते हैं, तो 6 साल की सजा क्यों दी गई है? क्योंकि उस सजा को काटते हुए आप ये समझ लें कि ये जो आपने काम किया था वो गलत किया था, यानी उस आपके दिमाग से वो चीजों को निकाल रहे हैं। जो गलत चीज आपके दिमाग में थी कि मैं ये कर लूंगा, तो वो चीजों को निकाल रहे हैं, तो ये आपका कहलाता है विसमाजीकरण। तो याद रखिएगा, विसमाजीकरण क्या है? जो गलत चीजें आपके दिमाग में बैठ गई थी, उन गलत चीजों को आपके दिमाग से निकालना विसमाजीकरण है। अब पुनर्समाजीकरण क्या है? अब देखिए, जो गलत चीजें थी उनको आपके दिमाग से निकाल दिए,
तो वो क्या कहलाया, विसमाजीकरण। अब गलत चीजें आपके दिमाग से निकाल दिए तो अच्छी चीजें फिर से आपके दिमाग में डालेंगे ना, तो जो अच्छी चीजें फिर से आपके दिमाग में स्टोर की जाएगी उसको बोलते हैं पुनर्समाजीकरण। यानी नकारात्मक समाजीकरण, आपके दिमाग में गंदी चीज आई, विसमाजीकरण उन गंदी चीजों को निकाला गया, और पुनर्समाजीकरण अच्छी चीजों को वापस डाला गया। तो ये कहलाता है नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण या पुनर्समाजीकरण। निगेटिव सोशलाइजेशन, डिसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन। तो याद रखिएगा, नकारात्मक समाजीकरण दिमाग में गंदी चीजें डालना, गंदी चीजों को निकालना विसमाजीकरण, फिर से अच्छी चीजों को डालना आपका पुनर्समाजीकरण। तो ये समाजीकरण के साथ साथ ये परिभाषाएं भी 2 नंबर में पूछी जाती हैं, तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देख लेते हैं जो पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से पिछले साल के ही सीजीपीएससी मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो समाजीकरण के सिद्धांत में आपको 4 सिद्धांत मेन रूप से पढ़ना है। कूले का सिद्धांत, मीट का सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत और दुर्किम का सिद्धांत। और ये चारों सिद्धांत आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं समाजीकरण के लिए कूले का सिद्धांत। तो कूले आपको पता होना चाहिए, आप पेपर में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। कूले एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपनी बुक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में इन्होंने आत्मदर्पण के सिद्धांत को परिभाषित किया था। यानी कूले ने अपने सिद्धांत को सबसे पहले कहां बताया था, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर जो बुक है उसमें बताया था। क्लियर है, जो कि उन्हीं की बुक है, उसमें इन्होंने सबसे पहले आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया। अब ये आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या है, देखिए कूले बोलते हैं कि जो समाज है वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक आईने का कार्य करता है, एक दर्पण का कार्य करता है। यानी कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं हूं, तो मेरे लिए जो समाज होगा वो एक दर्पण का कार्य करेगा। अगर समाज मेरे को बोलता है कि आप अच्छे हो तो मैं अपने आप को अच्छा मानने लग जाऊंगा। अगर समाज मेरे को बोलता है आप बुरे हो तो मैं अपने आप को बुरा मानने लग जाऊंगा। यानी समाज मेरे को जिस तरीके से बताने की कोशिश करता है वो बाल्यकाल में हम उसी तरीके के विचार अपने दिमाग में लेने बैठ जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण की प्रक्रिया। कैसे, समाज मेरे को जो बोल रहा है आप अच्छे हो तो मैं उन चीजों को अच्छा मान के, दर्पण का कार्य कर रहा है समाज कि तुम अच्छे हो, ये काम अच्छा है, तो मैं उस चीजों को अपने अंदर बैठा लिए, भाई ये काम अच्छा है और ये काम मैं करूंगा तो मेरे को प्रसिद्धि मिलेगी। ठीक है, समाज अगर आप कुछ दूसरा काम, बुरा काम कर रहे हो, समाज आपके लिए दर्पण है, समाज तुरंत बोलेगा ये काम बुरा है। ठीक है, आपने चोरी किया तो आपको कानून की तरफ से सजा मिली, समाज ने बताया आपको कि ये काम गलत है, तो आपने आपके समाज दर्पण का काम किया ना, भाई तुमने गलत किया इसलिए समाज ने तुमको सजा दी, कानून के माध्यम से समाज ने तुमको सजा दी, तो आप आगे चलकर आपको ये काम नहीं करना है। तो यहां पर कूले ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो समाज है वो किसी भी व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। समाज जिस व्यक्ति को जैसी प्रतिक्रिया देता है वो व्यक्ति उस अपने आप को उसी तरीके का समझने लगता है। तो अब देखिए यहां पर क्योंकि समाज हमारे लिए दर्पण का काम कर रहा है, तो यहां पर आपकी 2 तरीके की संस्थाओं को आपको समझना पड़ेगा, प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था। क्योंकि समाज में जो प्राथमिक संस्था होती है, द्वितीयक संस्था होती है, आपके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राथमिक संस्था हम उस संस्था को बोलते हैं जिससे किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध होता है, और व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध के साथ साथ शारीरिक संबंध भी होते हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से संबंध होना, यानी वो व्यक्ति उन व्यक्तियों के साथ रहता है, शारीरिक रूप से उन व्यक्तियों के साथ रहता है, शारीरिक रूप से उन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, यानी उस सशरीर वो उन जगहों पर उपस्थित रहता है। जैसे परिवार, ठीक है, परिवार एक प्राथमिक संस्था है। तो प्राथमिक संस्था क्योंकि कोई भी बच्चे का जन्म हो रहा है वो अपने जन्म के साथ बड़े होने तक वो अपने परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप से वहां पर रहता है, शारीरिक रूप से वहां पर मौजूद रहता है, तो ये आपकी प्राथमिक संस्था हुई, या इसको आप प्राथमिक समूह भी बोल सकते हैं। आपका पड़ोसी, आप जन्म हुआ आपके बाद से आपका पड़ोसी आपके साथ ही है, बाजू में ही है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपके घर में आके कंप्लेन कर देते हैं। तो अगर आप बुरा करोगे तो उनका डर आपके मन में रहेगा कि आके मेरे बाजू घर में कंप्लेन कर देंगे भाई, तो मेरे को घर वाले मारेंगे, तो आप समझोगे। तो वो क्योंकि आपके विकास के लिए जरूरी है। क्रीड़ा समूह, आप खेलने जाते हैं, बचपन से आप बाल्यकाल से खेलने जाते हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड में जब आप खेलने जाते हैं जो वहां का समूह रहता है वहां से भी आप कई चीजें सीख कर आते हैं, अच्छी चीजें बुरी चीजें सब सीख कर आते हैं। आप बचपन से ही उनके साथ बड़े हुए रहते हैं, तो वो प्राथमिक संस्था, आप व्यक्तिगत रूप से शारीरिक रूप से वहां पर मौजूद ही रहते हो, इसलिए वो प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक संस्था होती है वो कूले के सिद्धांत के अनुरूप
बेहद इंपॉर्टेंट संस्था होती है किसी भी व्यक्ति में आत्म का विकास करने के लिए, क्योंकि आपको पता है समाज आईने की तरह काम करता है। अब आपके घर वाले प्राथमिक संस्था है, परिवार आपकी प्राथमिक संस्था है, तो परिवार ही तो बच्चे को सबसे पहले ये समझाएगा कि बच्चे को किसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, समाज में क्या चीजें मान्य है, क्या चीजें अमान्य है, ये प्राथमिक संस्था ही तो सिखाएगी। परिवार सिखाएगा, पड़ोसी लोग सिखाएंगे। अगर आप खेल के मैदान में जाते हैं तो खेल के मैदान में जब आप खेलने जाएंगे वहां से आप अनुशासन सीख कर आएंगे, नियमों का पालन सीखना सीख कर आएंगे। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के कई नियम होते हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही रहते हुए आप क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां पर आप नेतृत्व की क्षमता आपके वहां से सृजित होगी। तो जो प्राथमिक संस्था रहती है वो किसी भी व्यक्ति के आत्म के विकास के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है, यानी वो हमारे लिए दर्पण का काम कर सकता है। अगर हमारा परिवार हमको बोलेगा कि ये काम करना अच्छा है तो आप उन कामों को करो, यानी उसने बताया कि आपने ये काम किया बहुत अच्छा, आपको आगे भी करना है, तो आपने दर्पण की तरह देखा ना, हाँ भाई इससे मेरे को तारीफ मिली थी, यानी मेरे को ये काम करते रहना चाहिए। तो वही बोल रहा है। पिछले बार 2 नंबर में यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कूले के सिद्धांत के अनुरूप प्राथमिक संस्थाओं की भूमिकाओं को बताइए, 2 नंबर में पूछा गया था। तो आपको क्या लिखना है, कूले के सिद्धांत के अनुरूप जो आत्म दर्पण का सिद्धांत है उसमें समाज एक दर्पण की तरह कार्य करता है, और समाज जिस तरीके से प्रतिक्रिया देता है उस तरीके से व्यक्ति अपने आप के व्यक्तित्व का विकास करते हैं, यानी आत्म का विकास करता है। तो जो प्राथमिक संस्था है जैसे परिवार आपको जिस तरीके का ज्ञान देगा आप उसी तरीके का अपने आप को मानने लगेंगे। पड़ोस आपको जिस तरीके का सम्मान देगा आप उस तरीके से अपने आप को मानने लगेंगे। अगर आपको गलत काम के लिए लताड़ेगा तो आप सीखेंगे कि नहीं भाई ये गलत काम है, मेरे को नहीं करना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बनता रहता है। तो आत्म दर्पण का सिद्धांत क्या है कि समाज हमारे लिए एक आईने का काम करता है, और समाज उस व्यक्ति को जिस तरीके की प्रतिक्रिया देता है व्यक्ति उस तरीके का अपने आप को मानने लगता है और उसी के अनुरूप अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यही है कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत। क्लियर? तो प्राथमिक संस्था मैंने आपको बता दिया, व्यक्तिगत संबंध रहता है, व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को वहां पे जानते रहते हैं, शारीरिक निकटता वहां पर आवश्यक है, शारीरिक रूप से वो निकट रहते हैं एक दूसरे के, तो ये सब चीजें प्राथमिक संस्था में होती है। द्वितीयक संस्था क्या होगी? द्वितीयक संस्था जहां पर व्यक्तिगत संबंध आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत संबंध आवश्यक नहीं है कहने का मतलब वहां पर आप सभी सदस्यों को जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है। जैसे आप कॉलेज जाते हैं, आप कॉलेज में कुछ चुनिंदा लोग को, अपनी क्लास के लोगों को जानेंगे, कॉलेज के हर बंदे को थोड़ी आप जान लेंगे, हर व्यक्ति को थोड़ी जान लेंगे। या आप किसी राजनीतिक संस्था में शामिल होते हैं, आप राजनीतिक संस्था के कुछ लोगों को जानेंगे। अगर मान लीजिए राहुल गांधी है एक राजनीतिक संस्था में, तो राहुल गांधी कांग्रेस के चुनिंदा लोगों को जानता होगा। यहाँ के दुर्ग जिले के एक लोकल कार्यकर्ता को थोड़ी उनको पता होगा कि ये लोकल कार्यकर्ता कांग्रेस का जो जानता होगा। तो इस तरीके से द्वितीयक संस्था आपकी क्या होती है? द्वितीयक संस्था भी समाजीकरण के लिए आवश्यक रहती है, लेकिन द्वितीयक संस्था उन संस्थाओं को कहा जाता है, या द्वितीयक समूह उन समूहों को कहा जाता है जहां पर व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का मतलब व्यक्तिगत रूप से सदस्यों को जानना आवश्यक नहीं होता, या शारीरिक निकटता उनसे आवश्यक नहीं होती, लेकिन उनसे कुछ चीजों को ग्रहण जरूर किया जाता है अपने समाजीकरण के लिए। क्लियर? आगे देखते हैं। सेकंड है मीड का सिद्धांत। मीड का सिद्धांत होता है मैं और मुझे का सिद्धांत। मीड ने अपने सिद्धांत, मीड के सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मीड ने यहां पर मैं और मुझे किसे का है वो देख लेते हैं। मैं किसे का है? मीड ने किसी व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किया गया व्यवहार। कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करता है इसे मीड ने मैं कहा। और मुझे क्या कहा? मुझे किस शब्द को कहा? मुझे उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करता है और जो दूसरा व्यक्ति है उस व्यवहार के एवज में उसको जो प्रतिक्रिया देता है उसे मीड ने मुझे कहा। यानी मैं किस अवस्था को कहा? मैं उस अवस्था को कहा जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करता है उसे मैं कहा, और मुझे वो दूसरा व्यक्ति उस व्यवहार के एवज में जो प्रतिक्रिया देता है उसे मुझे कहा। जैसे आप एक समझिए कि कोई बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने पिता को देखा कि पिता जो है वो घर के बच्चों के साथ या उनकी माता के साथ कैसा व्यवहार करता है। ठीक, तो पिता उसके लिए क्या हो गया? जो माता के साथ या बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करता है वो मैं हो गया। अब पिता अपने बच्चों या अपनी जो वाइफ के साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है उसके अनुरूप उसके जो बच्चे हैं या उसकी जो वाइफ है वो जो प्रतिक्रिया दे रही है वो मुझे हो गया। तो बच्चा जब भी आप देखेंगे, जब अपने माता पिता को देखता है, तो जब वो घर घर आपने आप भी खेले होंगे, घर घर एक गेम होता है बच्चों में,
तो वो जब घर घर खेलता है, उसको अपने पिता की भूमिका निभानी होती है, तो उसके पिता जिस तरीके से अपने घर में रहते हैं, जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, जब बच्चा पिता की भूमिका निभाता है गेम में, तो वो उसी तरीके का व्यवहार करता है। तो मैं और मुझे क्या हुआ, मैं उसने पिता को देखा कि वो ऐसा व्यवहार करता है, और मुझे क्या हुआ कि वो व्यवहार करने के एवज में जो प्रतिक्रिया होती है उसे मुझे कहा। तो बच्चा जो है अपने बड़ों को देखकर, समाज को देखकर मैं और मुझे की बातों को समझता है और उसके अनुरूप अपने आप के आत्म का विकास करता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो, अगर बच्चा टीवी में सीरियल देख रहा है, उसमें कोई राजा है और प्रजा है, तो जब बच्चा राजा प्रजा वाला गेम खेलेगा तो राजा जिस तरीके से व्यवहार करता तो बच्चा भी वैसे ही व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। और जो बाकी प्रजा में बैठे हो, प्रजा जैसे व्यवहार करती है, जो बाकी लोग नीचे प्रजा में बैठे होंगे वैसा व्यवहार करेगी। सेम आप चोर पुलिस के गेम में देख लीजिए, जैसा बच्चा देखा होगा पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है, तो उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति पुलिस की भूमिका निभाएगा तो वो उसी तरीके से व्यवहार करेगा, और चोर चोर की भूमिका निभाएगा, चोर को जैसा देखा होगा उस तरीके से व्यवहार करेगा। यानी यहाँ पर मैं और मुझे, यानी समाज में जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी चीजें व्यवहार किया जा रहा है, उसके विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है, बच्चा उन चीजों को देखकर सीखता है और उससे आत्मसात करके अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो यही सिद्धांत है मैं और मुझे का सिद्धांत, जो मिड ने दिया, और मिड ने इसको कहां बताया, अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में मैं और मुझे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्लियर। तीसरा सिद्धांत देखते हैं, फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड जो है, फ्रायड बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 तरीके की अवस्था होती है। एक होती है ईड की अवस्था, एक होती है ईगो की अवस्था, और एक होती है सुपर ईगो की अवस्था। लेकिन ईगो और सुपर ईगो की अवस्था है वो ईड की अवस्था के बाद ही प्रारंभ हो सकती है, और ये 3 अवस्था से जो व्यक्ति गुजरता है उसका ही समाजीकरण होता है। और ईड की अवस्था हर व्यक्ति में आती है, लेकिन वो उसके बाद कोई व्यक्ति ईगो अवस्था में जाता है या सुपर ईगो में अवस्था में जाता है, ये व्यक्ति का जिस तरीके से समाजीकरण हुआ है वो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर ईड की अवस्था फ्रायड ने किसको कही है, ईड की अवस्था कही है इच्छाओं को पूर्ति करने की धारणा। अगर किसी भी व्यक्ति में कोई भी इच्छा होती है, उसको जो पूर्ति करने की धारणा उसके मन में आती है, वो अवस्था होती है ईगो की है, वो अवस्था होती है ईड की अवस्था। अब उसके मन में उन इच्छाओं को पूर्ति करने की भावना आई है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ईगो अवस्था में जाएगा या तो सुपर ईगो अवस्था में जाएगा। ईगो अवस्था ये बोलती है कि उस व्यक्ति को इच्छा की पूर्ति किसी भी कंडीशन में करना है, चाहे वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए वैलिड तरीके से या इनवैलिड तरीके से उसको पूरा करे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को भूख लगी है, ठीक है, तो भूख लगना क्या हो गई, ईड की अवस्था हो गई। अब उसकी इच्छा है, भाई उसको भूख लगी तो उसको खाना खाना ही, उसकी इच्छा ये ईड की अवस्था है। अब व्यक्ति के पास ऑप्शन है, या तो वो अच्छे तरीके से कमा के खाए, ठीक है, यानी उसको भूख लगी, खाने की पूर्ति तो करना ही है। तो अब व्यक्ति के पास मन में विचार आएगा, भाई अब मेरे को भूख लगी, मेरे को कैसे भी खाना है, ठीक है, कैसे भी खाना है, चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, मेरे को खाना है। पैसा है तो मैं दे के खा लूंगा तो अच्छी बात है, लेकिन पैसा नहीं है तो मैं चुरा के भी खा सकता हूं। यानी मेरे को अपनी इच्छा की पूर्ति किसी भी कंडीशन में करनी है, चाहे वो नैतिक तरीका हो या अनैतिक तरीका हो, लेकिन मेरे को अपने खाने की पूर्ति करनी ही है। यही अवस्था होती है ईगो की अवस्था। यानी यहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति नैतिक या अनैतिक किसी भी तरीके से करना है। अगर पैसा है तो दे के कर दो, नहीं है तो चोरी करके खा लो। ये अवस्था होती है ईगो की अवस्था। अब होती है सुपर ईगो की अवस्था। सुपर ईगो की अवस्था होती है सामाजिक मूल्य व आदर्शों का योग होती है। यानी सुपर ईगो वो अवस्था होती है, यानी किसी व्यक्ति को भूख लगी है, अब भूख मेरे को लगी है तो मेरे पास पैसा है तभी मैं खाऊंगा, चोरी करना पाप है, मैं चोरी करके खाऊंगा ही नहीं। अगर मेरे पास पैसा है, मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और उस पैसे से मैं खाऊंगा। तो यह अवस्था होती है सुपर ईगो की अवस्था, जहां पर कोई व्यक्ति नैतिक पक्ष को ही देखेगा, सामाजिक आदर्शों को ही देखेगा, और जो समाज की प्रणाली है, रीति है, उसी के अनुरूप वो उन चीजों की पूर्ति करेगा या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो यही अवस्था होती है सुपर ईगो की अवस्था। और कोई व्यक्ति जब सुपर ईगो की अवस्था पा लेता है तो इसी को सबसे बेहतरीन समाजीकरण माना जाता है, क्योंकि अब व्यक्ति के पास ईगो में तो ऑप्शन था, या तो उसको इच्छा की पूर्ति करना है तो वो या तो पैसे देके कर ले, या नहीं पैसे उसके पास नहीं है
तो वो क्या करे, चोरी करके खा ले। लेकिन सुपर ईगो, चोरी करना पाप है, यानी समाज के जो तय कानून है उसके विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना कमा के खाऊंगा, अगर पैसा नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा, रह सकता हूं। तो सुपर ईगो यानी समाजीकरण की उत्तम व्यवस्था माना जाता है जब व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति वैलिड तरीके से, नैतिक तरीके से ही करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सुपर ईगो की अवस्था, यानी सामाजिक मूल्य व आदर्शों का युग सुपर ईगो की अवस्था में होता है। तो ये हो गया फ्रायड का सिद्धांत। अगला देखते हैं दुर्खिम का सिद्धांत। तो दुर्खिम का सिद्धांत, उनकी बुक है सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी दुर्खिम की बुक है। उस बुक में दुर्खिम ने समाजीकरण के एक सिद्धांत को बताया था जिसे हम सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना का सिद्धांत कहते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना का सिद्धांत क्या है ये सिद्धांत? तो दुर्खिम बोलते हैं समाज में कई ऐसी विचार धारणाएं होती हैं, समाज में कई ऐसे विचार और धारणाएं होती हैं जिसको समाज के हर लोग मानते हैं। ठीक है, यानी समाज में कोई ना कोई विचार धारणा ऐसी होगी जिसको समाज के हर लोग मानते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि कोई अगर मूर्ति पूजा प्रारंभ किया होगा, ठीक है, तो मूर्ति पूजा प्रारंभ किया होगा तो पहले एक व्यक्ति प्रारंभ किया होगा, फिर दो व्यक्ति उसको देखकर और प्रारंभ किया होगा, धीरे धीरे पूरा समाज उसको मूर्ति पूजा करना प्रारंभ किया। ठीक है, यानी मूर्ति पूजा के पक्ष में जाने लगा। तो एक व्यक्ति से चालू होगा, धीरे धीरे पूरा समूह उसका प्रतिनिधित्व करने लग गया। अब पूरा समूह यानी समाज उसका प्रतिनिधित्व करने लग गया, तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये धीरे से वहां पर सामूहिक चेतना, अब कोई भी बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा पैदा होने के बाद जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो देखेगा भाई ये जाकर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, या ये जाकर गुरुद्वारे में प्रे कर रहे हैं, या ये चर्च में जाकर प्रे कर रहे हैं, वो जिस भी धर्म से रिलेटेड हो या जिस भी समाज से रिलेटेड हो, तो वो बच्चा अपने माता पिता के साथ मंदिर जाना सीखेगा, गुरुद्वारे जाना सीखेगा, या चर्च जाना सीखेगा, मस्जिद जाना सीखेगा, और देखेगा कि वहां जाकर इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो भी उन चीजों को मानने लगेगा। तो ये क्या हो गया, एक चीज से, एक व्यक्ति से वो धारणा चालू हुई, लेकिन धीरे धीरे पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने लगी और पूरा समूह इन चीजों को करने लगा। तो बच्चा भी इन चीजों को देखकर ये समझने लगा कि ये चीजें हमको करनी है, क्योंकि ये पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, और अगर मैं इसकी बेदबी करूंगा या मैं इन चीजों को नहीं करूंगा या इन चीजों का उल्लंघन करूंगा तो समाज इसके लिए मेरे को दंड देगा। यानी उसके दिमाग में एक चेतना पैदा हो गई कि इन चीजों को मेरे को करना है, अगर मैं इन चीजों को नहीं करूंगा या इन चीजों की बुराई करूंगा या इन चीजों को तोड़ने की कोशिश करूंगा तो उसके लिए समाज मेरे को दंड देगा। तो इस दंड को, समाज उसको कोई दंड ना दे, इसके लिए वो क्या करता है, उन चीजों को करने लगता है, उन चीजों को सीखने लगता है, उन चीजों को अपने अंदर डालने लगता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। यानी समाज, पहली वो चीज समूह का प्रतिनिधित्व करने लगी, और समूह का प्रतिनिधित्व करने लगी तो उसके दिमाग में ये चीजें बच्चे में आ गई कि अगर मैं इन चीजों को तोड़ूंगा, इन चीजों को उल्लंघन करूंगा तो मेरे को दंड मिलेगा। तो उसके सामूहिक चेतना पैदा हो गई, और सामूहिक चेतना पैदा हुई तो वो डर के कारण उन चीजों को कर रहा था, उनका उल्लंघन भी नहीं करेगा, और धीरे धीरे उस चीजों को अपने अंदर ढाल लेगा और उसका समाजीकरण हो जाएगा। तो यही सिद्धांत है दुर्खिम का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, दुर्खिम का सिद्धांत सामूहिक प्रतिनिधित्व और सामूहिक चेतना का सिद्धांत है। जैसे कि आपने देखा होगा चोरी करने के लिए दंड दिया जाता है, तो सबको पता है यहाँ पर चोरी करना पाप है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को चोरी करेंगे तो हमको दंड मिल सकता है। तो आप देखेंगे समाज के 80 से 90% जो लोग होते हैं वो चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस पूरे समूह को पता है कि चोरी करना पाप है, और चोरी करेंगे तो उसके मन में पहले से ये है, हमारे कानून बना हुआ है, भाई मैं चोरी करूंगा, किसी का मर्डर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो वो उसके डर के कारण क्या करेगा, अपने व्यक्तित्व के विकास करेगा, ये गलत काम है, मेरे को नहीं करना है। तो यही तो दुर्खिम बोल रहे हैं। दुर्खिम भी ये बोल रहे हैं कि कोई भी जो चीजें रहती, कोई भी विचार रहता है या कोई भी व्यक्ति रहती है, वो पहले एक व्यक्ति से चालू होती है और धीरे धीरे वो समूह का प्रतिनिधित्व करने लगती है, और जब वो चीजें समूह का प्रतिनिधित्व करती है तो वो उस व्यक्ति के सामूहिक चेतना का विकास करती है कि अगर मैं इन चीजों को नहीं करूंगा तो मेरे को समाज की तरफ से दंड दिया जाएगा, या इन चीजों को उल्लंघन करूंगा तो समाज की तरफ से दंड दिया जाएगा। तो वो उन चीजों को फिर नहीं करता, गलत चीजों को नहीं करता, यानी वो अच्छी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करता है, गलत चीजों से दूर रहने का प्रयास करता है, यानी उसके आत्मा व्यक्तित्व का विकास हुआ। और यही तो सीखने की प्रक्रिया हमारी समाजीकरण है। क्लियर? तो यहां पर आपके समाजीकरण के सिद्धांत कंप्लीट हुए। अब हम यहाँ पर जो आगे पार्ट देखेंगे वो है समाजीकरण की जो संस्थाएं होती है,
ठीक है। समाजीकरण कौन कौन, जैसे प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था मैंने बताया। अब वो वाले पार्ट को कवर करते हैं कि जो समाजीकरण की कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो देख लेते हैं।